नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक स्कूल में घटित हुई थी, जहां रात के समय चांदनी की किरणें छिड़क रही थीं। यहां एक लड़के का जीवन बदल जाता है जब उसकी पसंदीदा लड़की को वह खो देता है। उसका मानना है कि उसका सहारा सिर्फ उसी की आत्मा हो सकता है जिसे वह खो दिया है, लेकिन वो गलती में है और उसके आंखों ने उसे एक अजीब दुनिया की ओर खींच लिया है जहां रहस्य है। और इस सभी के बीच उसकी आत्मा भी अजीब स्थिति में है, जैसे कि कुछ उसे ढकेल रहा है। क्या वह इस अजीब साम्राज्य में बच पाएगा या उसकी खुद की आत्मा भी उसे छोड़ देगी? इस कहानी के आगे की किस्ती के लिए तैयार रहे। स्कूल के वक्त हर किसी के पास कोई क्रश होता है और कुछ लोगों के लिए उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। वे सोचते हैं कि यह उनके भाग्य में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका भाग्य बदल जाता है और वे अकेले हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ है, लेकिन असल में वह अकेला ही है। पूरी दुनिया में वो अपने आप को अकेला समझता है और एक अकेला इंसान दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और वो भी तब जब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे फोर्सेस की तरफ मुड़ जाए जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जान है और वह चीजें उसके कंट्रोल के बाहर हैं। जी हां, कुछ ऐसा हमारे आज की स्टोरी के अंदर, जहां पर अपने क्रश को खोने के बाद एक लड़का घूम गया। उन अननेचुरल फोर्सेस की तरफ अगर मैं सही नाम बताऊं तो कर्ण पिशाचिनी की तरफ उसे लगा कि उस दुनिया में अब अगर कोई उसका साथ दे सकता है तो वो है कर्ण पिशाचिनी। लेकिन बाकी सब लोगों की तरह वो भी बिल्कुल गलत था। बढ़ते हैं कहानी में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इन दी गई आईडी पर यह इंसिडेंट हुआ है करण के साथ, जो कि जयपुर के ही एक बहुत रेपुटेड स्कूल में पढ़ता था। करण एक बिलो एवरेज लुकिंग लड़का था, लेकिन उसे पसंद थी अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। 3 साल पहले उसने जब पहली बार जूही से बात की थी, तभी से वह उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी और आज तक भी वह उसे न अपने दिल से और न ही अपने दिमाग से बाहर निकाल पाया था। करण बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जूही उसे पसंद नहीं करेगी। वह खुद को बदसूरत समझता था और सोचता था कि जूही उसे कभी भी नहीं पसंद करेगी, लेकिन वह हमेशा उसके पास जाने और उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। करण एक अच्छे परिवार से था और उसके पास धन की कमी नहीं थी। वह अपनी खुद की कार से स्कूल जाता आता था, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसके आत्मविश्वास में। वह सोचता था कि वह बदसूरत है और जूही कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन उसका दिल उसके पास होने के बावजूद भी सिर्फ जूही के बारे में सोचता रहता था। शाहरुख खान जी ने भी कहा है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। फिर एक दिन आया, वह दिन जब उनके स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। यहां उनके स्कूल में फेयरवेल का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। फेयरवेल के बाद एक आफ्टर पार्टी भी थी, जो कि उनके क्लासमेट्स ने आयोजित की थी। आप सब जानते हैं कि शराब पीना हानिकारक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आनंददायक भी होता है। और इसी तरह के मौके पर करण को एक ऐसा मौका मिला। पार्टी में जूही भी पहुंची थी और करण भी। वह सोचता था कि अब यही मौका है जब उसे अपनी भावनाओं को जता सकता है। वह जूही के पास गया और करण सिर्फ और सिर्फ जूही को ही देख रहा था। जहां जहां जूही जाती वहां वहां करण का नजरें भी थीं। कई बार उनकी नजरें मिलती और वह जूही की बातों को सुनने का मौका ढूंढ रहा था। पार्टी में सभी लोग मजे कर रहे थे। जूही अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। वह इतनी पियक्कर हो गई कि उसे लगा कि अब वह घर जाना चाहिए। वह अपने दोस्तों को बोलती है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जा रही हूं। उसके दोस्तों ने उसकी हालत को देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो। जूही पार्टी से बाहर निकली, लेकिन वह अकेली नहीं थी। करण उसकी पीछा कर रहा था, लेकिन जूही को यह पता नहीं था। जूही टैक्सी की प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि करण उसे दूर से नजर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद करण ने देखा कि जूही की स्थिति खराब हो रही है। उसने जूही के पास जाकर कहा, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जूही वही ड्रंक हालत और देखते बोलते, तुम तो करण हो ना,
अब आप जानते हैं जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो बिना सोच समझे कुछ भी बोल देता है। तुम शाम से मुझको क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें पूरी पार्टी में कई बार नोटिस किया कि तुम मुझे स्टेयर कर रहे हो। मुझे बताओ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? करण थोड़ा सकपका गया। उसने चारों तरफ देखा। सुनो, तुम एक काम करो, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा और मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि मैं तुम्हें पार्टी में क्यों देख रहा था। जूही ने उसे हाँ बोल दिया। दोनों करण की कार की तरफ बढ़ने लगे। वो वहां पहुंचे। उसने पहले गेट खुल के जूही को बिठाया। उसके बाद वो खुद कार में आकर बैठ गया और बैठकर जूही से बोलता है, तुम्हें पता है कि आज तुमने कितनी ड्रिंक ले ली है? जूही, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम ही तो मुझे देख रहे थे, तुमने ही गिन ली होगी कि मैंने कितनी ड्रिंक्स ली है। उसकी बात पर हंसती। करण, हाँ यार, पूरी पार्टी में मैं तुम्ही को घूर रहा था, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल और दिमाग पर छा गई हो। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी भुला नहीं पाता हूं। जूही उसकी तरफ हंसती है और कहती है, हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर, किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो? उसकी तरफ एक स्माइल देती। करण मनी मन बहुत खुश होता है। वो जूही का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल पड़ता है जूही के घर के लिए। जूही क्योंकि ड्रंक हालत में थी, होश में और नहीं थी, तो जब वो 10 मिनट ना को निकले तो बोलती, सुनो, वैसे हम मेरे घर जा क्यों रहे हैं? मैं तो अपने घर पर बोल के आई कि मैं तो कल मॉर्निंग में आऊंगी। एक काम करते हैं ना, हम लोग नाइट आउट करते हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते करण को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। उसने बोला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आज तो मतलब लॉटरी लग गई है। उसने सोचा कि उसकी लाइफ में ऐसा दिन आएगा। उसने गाड़ी घुमाई और वो घूमने लगे। जयपुर की सड़कों पर अलग अलग जगह पर गाड़ी से घूम रहे हैं। पता नहीं कब 2-3 घंटे गुजर गए और रात के करीबन 2 बज गए। इतना घूमने फिरने के बाद जब इन दोनों की हालत नहीं रहे ज्यादा घूमने की, तो उन्होंने एक होटल लिया और वहीं पर नाइट स्पेंड की। सुबह जब करण उठा, ऐसा नहीं कि करण ने पार्टी में ड्रिंक नहीं की थी, उसने भी की हुई थी। उसने उठा तो देखा कि जूही वहां से चली गई थी। जैसे उसको चीजें रिकॉल की, वो बहुत खुश था, और क्योंकि जो वो अब तक चाह रहा था वो आज उसने अचीव कर लिया था, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने दोस्तों को ये बताने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त सबसे ज्यादा उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब उसने अपने 1-2 करीबी दोस्त थे, उसके सो कॉल्ड करीबी दोस्त, जिसने कहा कि यार मुझे बहुत पसंद है, बोलते कि अबे तू उसको देख, तू अपने आप को देख, तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है, कहाँ के सपने देख रहा है। भाई, उन दोस्तों को वो ये बताना चाहता था कि कल फेयरवेल पार्टी के बाद जूही ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। वो पहुंचता है अपने घर पहुंचकर तैयार होता है और सीधा पहुंचता है स्कूल पहुंचकर वो क्लास में घुसता है। उसके दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था और वहां पर वो बहुत ही हंसता खिलता गुनगुनाता हुआ पहुंचता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, अबे तू इतना खुश क्यों है बे? तो बोलता है, बस बात ही कुछ ऐसी ही है। तो उसका दोस्त बोलता है, अबे लोगों के चेहरे से खुशी छलकती है, तेरे चेहरे से खुशी बह रही है भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? बोलता, अरे तुमको अगर मैं बात बता दूंगा ना तो तुम्हारे पैरों तले ना जमीन की सर जाएगी। तो बोलते, अच्छा ऐसी क्या बात है? वो कुछ बताने वाला होता है, तभी उसके पीछे से गुस्से में आवाज आती है। करण उसके सारे दोस्त आवाज कर घूम कर देखते हैं। उधर से जूही बहुत गुस्से में चलती आ रही है और सीधा आकर करमकाल पे खींच के थप्पड़ मारती है और बोलती है, रास्कल तूने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया है, तेरी शक्ल भी देखी है, तूने तो जैसे लड़के को तो मैं देखते तक नहीं हूं, और कल तूने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाकर मुझे पार्टी से पिक किया और उसके बाद रात को मुझे होटल में ले गया। करण पागल गया और बोलता है, लेकिन तुमने ही तो मुझसे कल नाइट आउट के लिए बोला था। तो बोलते, नाइट आउट वही तेरे साथ शक्ल देखी कभी, अपनी तुझ जैसे लड़के के साथ तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जाऊं। नाइट आउट तो बहुत बड़ी बात है, और तो शुक्र मना कि मैंने स्कूल में प्रिंसिपल को नहीं बोला और मैं तेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती हूं। और इस तरह से उसने पता नहीं क्या क्या करम को कहा। उसकी पूरी भरी क्लास हमने बेइज्जती कर दी। पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी और इतना कहकर वो वहां से चली गई। करण को बहुत जिल्लत महसूस हुई। जैसे ही जूही वहां से गई, पूरी क्लास भी उधर से निकल गई। उधर उसके दोस्त थे,
जब सब चले गए तो करण की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अपना बैग उठाया। बैग उठाकर वो क्लास से और स्कूल से बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी, सिर्फ एक रात के दरमियान ही। वो जो कुछ सोचा था वो सब कुछ चेंज हो चुका था और यहां पर करण बुरी तरह से टूट चुका था स्कूल से। वो सीधा घर पहुंचा, घर में किसी से बात की न, सीधा अपने कमरे में गया, रूम को लॉक किया और चुपचाप बैठ गया। चीजें बिल्कुल उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। कल जो हुआ था सब कुछ सामने घूम रहा था और जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर था वो उसके सामने बिल्कुल ऐसे स्क्रीन की तरह चल रहा था। और लास्ट में अचानक से उसके दिमाग में क्लिक करती उसके दोस्तों की बातें, उसके दोस्त की वो बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, इससे अगर कोई पढ़ सकती है तो वो है कर्ण पिशाचिनी। इससे अगर कोई पढ़ सकती है तो वो है कर्ण पिशाचिनी। उसके दिमाग में चीज धीरे 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 घूम रही थी और वो रिलेट कर पा रहा था, मैं हूं कर्ण और ये है मेरी पिशाचिनी। वो उस सीड को उसके दिमाग में बो गए थे कि इससे कोई लड़की नहीं पढ़ सकती, लेकिन इससे कर्ण पिशाची नहीं पढ़ सकती है। वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पा रहा था। उसने मने मने डिसाइड किया कि मैं सर्च करता हूं कि आखिर चीज क्या है। उसने अपने आंसू पोंछे और बैठा अपने पीसी के ऊपर और उसने कर्ण पिशाची के बारे में ढूंढना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। लेकिन शायद उसकी इनिशियल रिसर्च में कहीं पर भी उसको मेरा कोई पुराना वीडियो नहीं मिला जो कि कर्ण पिशाचिनी के ऊपर बेस्ड था। क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके जो ऐसे किसी जाल के अंदर फंसने की कोशिश करना शुरू करते हैं। मेरा वीडियो पहले आ जाएगा तो सतर्क भी हो जाएंगे, सावधान भी हो जाएंगे। इसलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। खैर, उसने चीजों को ढूंढना शुरू किया। उसे बहुत सारा डाटा मिला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। ऐसा देखा कि कर्ण विष से साधना करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके बहुत खतरनाक हैं। उसने उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे कि साधना करने के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है इस सिचुएशन में कर्ण को नुकसान नजर आ रहे होंगे। उसे तो अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो थी अपनी कर्ण पिशाच, क्योंकि अब उसे यह लगने लग गया था कि दुनिया की कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी और अगर उसके अकेलेपन को दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यह पिशाच नहीं है। उसे अपनी रिसर्च से यह पता लग गया था कि उसको यह साधना करनी है। जो भी कुछ करना है वह अपने घर में तो नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे अकेले रहना होगा। उसने दिमाग लगाया कि अकेले वह कैसे होगा। उसको क्लिक किया, यस मैं अपना 12वीं का एग्जाम क्लियर करता हूं और उसके बाद मैं कोटा जाऊंगा, तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लूंगा और वहां पर मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के टारगेट लेकर भी कोटा आते हैं, लेकिन इन सब में बदनाम सिर्फ शहर हो जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा और जाकर उनसे बोलता है कि पापा मुझे बोर्ड के बाद जेई की तैयारी करनी है और मैं कोटा जाऊंगा। तो उनके पापा कभी इतना उम्मीद नहीं करते थे। उसने बोला कि अरे वाह, ये तो खुद आके बोल रहा है कि कोटा जाएगा और जेई की तैयारी करेगा। और दूसरा यह भी था कि जो करण की सिस्टर थी उनके इन-लॉज भी कोटा में ही रहते थे। खैर, वो बहुत खुश हुए इस बात से कि चलो बेटा आगे पढ़ने की खुद से सोच रहा है। उनको नहीं पता था कि उसके हिडन प्लान्स क्या है, लेकिन अब उसका एक फोकस हो चुका था कि कैसे भी करके उसको बोर्ड्स के अंदर 80% लाना है, क्योंकि तभी उसके घर वाले उसे बिना कुछ पूछे कोटा भेज सकते हैं। वो लग गया अपनी मेहनत में और बहुत अच्छे से उसने बोर्ड की तैयारी की। जो भी बचे कुछ दिन थे उसमें पूरा अपना वो भूल गया था, किसी भी रिसर्च और कंठ प्रश्न के बारे में। उसने लग गया अपनी पढ़ाई के अंदर और वाकई में उसने 12th बोर्ड्स के अंदर 85 पर स्कोर किया। एग्जाम खत्म होते ही वो सीधा कोटा आ गया और यहां पर एक कोचिंग में एडमिशन लिया। मेरी में नहीं, मेरी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। और होस्ट हॉस्टल में रूम लेने की जगह उसने लिया एक 1 BHK फ्लैट, ताकि वह अकेला रह सके और दूसरा उसके ऊपर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। फ्लैट लेने में उसने बहुत दिमाग लगाया और उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर अपना फ्लैट लिया, ताकि वहां पर गर्मी की वजह से
सभी लोग टॉप फ्लोर पे फ्लैट को अवॉइड करते हैं। उसने अपनी रिसर्च वापस से रीस्टार्ट की। वो अपना लैपटॉप अपने साथ में लेकर आया था। कोचिंग तो सिर्फ वो एडमिशन लेने गया। उसके बाद वह कभी दोबारा वो क्लास करने नहीं गया और वो लगा रहा अपने काम के अंदर। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो थी कर्ण पिशाचिनी। बहुत जगह उसने ढूंढा क्योंकि वो चाहता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो कर्ण पिशाचिनी साधना को कंप्लीट कर ले, सक्सेसफुल हो जाए। उसके अंदर बहुत पढ़ने, बहुत ढूंढने का उसको ये पता लगा कि अगर आपको कोई ऐसा एक गुरु मिल जाए जिसने साधना की हुई हो या उसके बारे में जानता हो तो सिद्ध मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसने बहुत सर्च किया कि उसे को ऐसा इंसान मिल जाए, बहुत कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश की। वो डार्क वेब पे भी गया, सब जगह उसने किया, लेकिन उसे ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला। फिर पता नहीं कहां से किसी फॉर्म से या किसी कांटेक्ट से को पता लगा कि पुष्कर घाट जो अजमेर के पास है, वहां पर कुछ अघोरी रहते हैं और वो इस साधना के अंदर, मतलब इस साधना को जानते हैं। उसने प्लान बनाया कि वहां जाएगा और देखेगा वाकई में ये सब सच है या नहीं। तो वह पुष्कर पहुंचता है 1-2 दिन के लिए और वहां जाकर एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तो वहां की इंफॉर्मेशन निकालना आप सीख जाते हो। उसे पता लगा कि 4-5 अघोरियों का एक ग्रुप है जो कि पिशाचनी साधना हो के अंदर पारंगत है और उन्होंने कई पिशाचनियों को साधा हुआ है। उसने उस टोली को पकड़ा और उस टोली के साथ साथ वह रहने लगा। अपनी रैकी पूरी होने के बाद अब वह नेक्स्ट मंथ से करीबन 10 दिन के लिए पुष्कर जाता है और उन बाबाओं के सानिध्य में रहता है। वह उनसे बातचीत करता है। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में उसने उनका विश्वास जीत लिया था। अब वह उनसे एक तरह से गुरु और चेले का संबंध बना लिया था। उसने देखा था कि उन अघोरियों के पास बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग तरह की, और उन किताबों में एक अलग उसके पास सारा कलेक्शन था। कई बार उसने उनको किताबें पढ़ते हुए देखा। उसने पूछा और उन्होंने बताया कि इनके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं। ओबवियसली देखो, जब आपको पता है कि आपको क्या, तो उस स्टार तरफ उसे इंफॉर्मेशन लेता था कि क्या पिशाचिनी क्या होती है और कैसे आप उनको साधते हो। तो हल्के हल्के इंफॉर्मेशन उनसे निकालता रहता था और उस अघोरी सबसे ज्यादा क्लोज बना रखी थी जिसके पास यह किताब थी और अब इनके बारे में जानता था। एक दिन जब उसे मौका मिला तो उसने बाबा से पूछा, एक अनजान बच्चे की तरह कि बाबा, मैंने कर्ण पिशाच के बारे में बहुत सुना है, यह क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, कर्ण पिशाच साधना बहुत खतरनाक है। ये एक ऐसी पिशाच नहीं है जो अपने साधक को काम सुख देती है, और उसी के साथ साथ ये उसके कान में जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो उसके भूतकाल की जानकारी दे सकती है। अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी बैठा है और तुम यह पता करना चाहते हो कि इसके भूतकाल में क्या हुआ है, इसका वर्तमान कैसा है, तो कर्ण पिशाच तुम्हारे कान में आकर इस चीज को बताती है। इसीलिए इसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह तुम्हारे सामने एक स्त्री के रूप में अवतरित होती है। तुम्हारी कल्पना में जिस स्त्री को तुम अपनी कल्पना में बना सकते हो, उसी के रूप में तुम्हारे सामने उस साधक के सामने अवतरित होती है, और जो साधक को जानना हो वह उनको सब कुछ बताती है। लेकिन इसे प्रतिदिन अपने साधक से काम सुख चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। एक बार किसी साधक ने कर्ण पिशाचिनी को साध लिया, उसके बाद वह किसी और स्त्री को साधक के आसपास भी नहीं आने देती है, चाहे वह स्त्री उसकी मां हो या फिर उसकी बहन, और ये उस साधक की आत्मा को कई सालों तक अपना बंधक बना लेती है। लेकिन एक बात बता, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं तेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा है ना? तो करने ने बोला, नहीं बाबा, मैं तो आप लोग के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिला है। तो ये नाम मेरे कहीं पढ़ने में आया तो मुझे लगा आपसे इसका मैं कौन जानता होगा, सिर्फ इसलिए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। ने बोला, नहीं, अगर तू कुछ सोच रहा है तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। सुनने, पढ़ने, देखने में ही अच्छी लगती है तो कोशिश भी मत करना, वरना तुझे पता नहीं कि तेरा क्या नुकसान हो सकता है। इतना कहकर बाबा वहां से उठकर चले गए। आपको लगता है करण उनकी बात को मानेगा? रात को जब सभी साधक थे, अघोरी साधक, वह अपनी साधना के लिए गए हुए थे।
चुपचाप से उसे एक अघोरी साधक के पास पहुंचा, जहां एक किताब थी जिसमें कई तरह की पिशाचनियों को साधने की विद्या लिखी थी। उसने उस किताब को चुराकर वहां से चला गया और फिर अपने फ्लैट पर पहुंचा। जो चाहिए था उसे मिल चुका था। अब उसका एक ही टारगेट था, उस विद्या को सीखकर कर्ण पिशाचिनी को साधना करना। उसने किताब को पूरी तरह से पढ़ा और समझा कि इस साधना को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके बहुत स्लो होते हैं, जिनमें बहुत टाइम लगता है, कई महीने या कई साल, और कुछ बहुत फास्ट तरीके होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। लेकिन जो छोटा तरीका है वह उतना ही खतरनाक और अजीब होता है। बहुत सोचने समझने के बाद उसने एक तरीका चुना जिसमें 13 दिन लगते थे। इन 13 दिनों के दौरान उसने यह साधना की। इस प्रक्रिया के कुछ नियम थे। साधना रात के 1 बजे के बाद करनी थी, और जब भी साधना की जाती तो निर्वस्त्र होना होता था, अपने आप को नेकेड फॉर्म में करना होता था। इस प्रक्रिया में 3 स्टेज थे। स्टेज 1 में साधक कर्ण पिशाच को आमंत्रित करता था और उसकी कल्पना करता था। उसकी कल्पना के हिसाब से उसे एक रूप देता था। अगर कर्ण पिशाच सिद्ध होती तो वह सामने आती। स्टेज 2 में साधक को उसका एहसास होता था। इस समय उसे अपने आप को संतुलित बनाए रखना होता था। स्टेज 3 में साधक को अपना बहुत अधिक कंट्रोल बनाए रखना पड़ता था। अगर उसने गलती की तो वह कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहता था। यह स्टेज सबसे खतरनाक होता था, क्योंकि उसका अधिकार आपके जीवन पर लग जाता था, और जो ट्राई कर रहा है उसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है नहीं, आप जानते हो इसके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में एक बार भी आ रहा है कि मैं भी इसे ट्राई करूंगा, सुन लो, वही बहुत है। कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सीखने और समझने के बाद। उसने सारा सामान ले आया जो उसे अपनी साधना के लिए चाहिए था। जिस दिन से उसे स्टार्ट करना था उसने फिक्स किया। रात को 1 बजे निर्वस्त्र होकर वह अपनी साधना के अंदर लग गया। इतने महीनों तक उन अघोरियों के साथ रहने से उसने एक चीज सीख ली थी, ध्यान लगाना। वह कुछ टिप्स उन लोगों से सीख लिए थे और ध्यान की प्रैक्टिस लगातार कर रहा था। पहले 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उसको कुछ ना कुछ एहसास होने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है और वह पूरी तरह से सुदृढ़ था। उसका निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक साधना पूरी नहीं होती वह आंख नहीं खोलेगा। अपनी साधना खत्म करने के बाद जब उसने खुद से बात की तो उसे लगा कि हाँ, उसे कोई प्रेजेंस पीई हो गया था। वह बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था कि अब वह बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगले दिन वह फिर से साधना करने बैठा और इस बार उससे अपने कमरे के अंदर एक फीमेल एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होने लगी। उसे एक अजीब सी अलग सी महक आने लगी, बहुत ही अच्छी उसको महक लग रही थी, और वह इसे आइडेंटिफिकेशन हो, लेकिन उसे यह साफ साफ महसूस हो रहा था कि उस रूम में जब वह साधना कर रहा है तो कोई ना कोई एक फीमेल एंटिटी है जो उसके पास घूम रही है। वह लगा रहा था कि अपनी साधना के अंदर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां दिन जब आया तो उसे अपने ध्यान में ध्यान लगा रहा था। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आप जब ध्यान लगाते हैं तो आंखें बिना खोले भी बहुत कुछ दिखता है। उसको अपने वही ध्यान के अंदर उसे एक फीमेल फिगर दिखाई दिया जो कि बहुत ब्लरी सा था। वह आया और आके एकदम से गायब हो गया। बार बार फ्लैशेस आ रहे थे उसकी आंखों के सामने, और उसे एक ब्लर सा फीमेल सा फिगर दिखाई दे रहा था। लेकिन वह रुका नहीं, वह लगा रहा, और 10 दिन उसकी साधना के गुजर चुके थे, क्योंकि उसने बहुत सारी नॉलेज पहले इकट्ठा कर उसने फिर से अपनी किताब खोली। उसे पता था कि अगर 10 दिन तक आपको किसी भी तरह का कोई भी एहसास ना हो तो आपको इस प्रक्रिया को दोबारा करना होता है। तो उसने पढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि उसे तो वह एहसास होना शुरू हो गया है। तो 11वें दिन से अब प्रोसेस का अगला स्टेज शुरू बुक में लिखा हुआ था कि अगर आपको एहसास हो गया, आपको कुछ दिखना शुरू हो गया है, तो 11वें दिन आपको मांस की आहुति देनी है, और आहुति देने के बाद आपको उस मांस को वैसा ही खाना है, चाहे वह पका हुआ हो या अध पका हो, जैसा भी उसको खाना है। और खाते टाइम खाने के बाद उल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर उल्टी आ गई तो वह दैट मीन्स आपको अभी भी घिन करती है, आप अभी भी तैयार नहीं हो
और फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मैं नहीं जानता यह सही है या गलत। आई डोंट नो मेरा पर्पस, कुछ मैं जो वह बताता रहा हूं जो मुझे बताया गया है स्टोरी के अंदर। जिस भी सब्सक्राइबर ने हमसे स्टोरी शेयर की है, उसे जो उन्होंने बताया है उसी चीज को बस यहां पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। एक स्टोरी है, आप इसे एक फिक्शनल स्टोरी माने और बिल्कुल उसी की तरह इसको लेकर चलें। करण जो था वह पोरली वेजिटेरियन था, लेकिन वह उस प्रोसेस में बहुत आगे आ चुका था और वैसे भी उसकी लाइफ का टारगेट ही चेंज हो चुका था, तो इस चीज के लिए भी तैयार था। किताब में कहे अनुसार बगलन जाकर 1.25 किलो लेकर आया। उसने रात को एक छोटा सा हवन कुंड बना रखा था, उसमें आहुति दी। उसका जैसा था वैसा का वैसा उसने खा लिया। खाते टाइम उसे एक बार भी कोई घिन या कुछ फील नहीं हुई। उस बुक के अनुसार उसको खाने से पहले उसको उसी हवन में अपने रक्त की आहुति देनी थी। उस अपना अंगूठा ऐसे काटा रक्त की आहुति थी और उसके बाद उसको वह कंज्यूम कर गया। आज की प्रक्रिया पूरी करते करते उसे उम्मीद थी कि उसे जो ब्लरी फिगर है वह शायद क्लियर दिखाई दे, लेकिन आज तो उसे वह ब्लरी विजन भी नहीं आया। वह थोड़ा हताश था, लेकिन न उम्मीद नहीं हुआ। उसने अपने प्रक्रिया पूरी की, सो गया। सुबह जब उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रात हुई उसे अचानक से बहुत तेज नॉनवेज खाने की इच्छा हुई। वह वापस से उसी दुकान पर पहुंचा और उसने चिकन खरीद के लाया। लाने के बाद उसे 1 मिनट भी नहीं रुका। किसी सब्जी, गाजर, मूली की तरह वह पूरा का पूरा चिकन खा गया। इसके बाद वह वापस से अपनी साधना करने बैठा। उस किताब के अनुसार अब हर दिन उसको अपने रक्त की आहुति देनी थी, तो उसने वापस से वह बैठा प्रोसेस आया। जब टाइम आया तो उसने अपने अंगूठा कट करके वापस रक्त की आहुति दी, और जैसे उसने आज आहुति दी उसके सामने एक फिगर क्रिएट होने लगा। और यह फिगर उस दिन की तरह ब्लर नहीं था। आज उसके सामने बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही थी। सामने उसकी एक लेडी खड़ी हुई थी और वह लेडी उसने जो कल्पना की थी उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखें थीं और वह इतनी सेड्यूस थी। करण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको देखकर करण या पर अपनी प्रक्रिया में लगा था और वह उसके चारों तरफ घूम रही थी। करण मन ही मन बहुत खुश था अपने अचीवमेंट के ऊपर, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी प्रक्रिया को रोक नहीं। 13 दिन जब तक नहीं होंगे वह अपनी प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। ये एक जाल है। अगर वह 11वें दिन उठ गया तो उसकी साधना खत्म हो जाएगी। उसने अपनी प्रक्रिया पूरी की और जब आंखें खोली दोबारा तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अपनी प्रक्रिया खत्म करके जब वो सोया, आज उसे प्रॉपरली फील हो रहा था कि वो अपने रूम के अंदर अकेला नहीं है, कोई है। जब वो लेटा हुआ है उसके पास में कोई लेटा हुआ उसे बार बार टच कर रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि जो उसने सोचा था, जितनी मेहनत किया, उसकी मेहनत रंग ला रही है और वो शायद अब कर्ण पिशाचिनी को साथ ही लेगा। 12वां दिन गुजरा और सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट डे, जो कि 13वां दिन था। 13वें दिन वह फिर से साधना करने बैठा और नियम के अनुसार 13वां दिन ही सबसे खतरनाक था। उसको अपने मल और मूत्र को आहुति के रूप में डालना था और फिर उसी का भोग करना था। करण पूरी तरह तैयार था। उसने पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा। उसने वो किया जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ था और यह प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रक्रिया जब आधी से ज्यादा पूरी हो गई थी, मतलब जो साधना चल रही थी, तभी उसके सामने वही लड़की जो 1-2 दिन पहले उसे दिखाई दी थी, अब बिल्कुल क्लियर उसके सामने एक रियल फिगर, एक रियल लड़की के सामने अवतरित हो चुकी थी और उसको देख रहा था। वो बिल्कुल जब तक उस साधना खत्म नहीं हुई तब तक उसके सामने खड़ी रही, उस कमरे के अंदर घूमती रही और उसकी नजरें सिर्फ करण की नजरों पर थी। उन दोनों पूरे प्रोसेस में अब वो अपनी आंखें खोल सकता था और उसकी नजरें सिर्फ उसे और उसकी नजरें करण को देख रही थीं। और जैसे ही उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उस लड़के ने करण को सेड्यूस करना शुरू किया और फिर उसके बाद जो भी टाइम बचा था उसे पता नहीं कब वो सोया। उन्होंने इंटरकोर्स किया और उसके बाद जब वह सुबह उठा तो उसे बहुत फ्रेश फील, एक अलग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। एक अचीवमेंट की फीलिंग उसको आ रही थी
कि फाइनली जो उसने सोचा था, अब वह जिंदगी में कभी दोबारा अकेला नहीं रहेगा। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके साथ कर्ण पिशाचिनी आ चुकी है। इस दिन के बाद हर रात कर्ण पिशाचिनी वहां पर आती और आपको पता ही प्रोसेस होता। सुबह जब कर्ण उठा तो उसकी पीठ पर खरो चुके जैसे निशान उसको फील होता है, दर्द हो रहा था। उसे लगा ठीक है, सब तो नॉर्मल है। 2 दिन 3 दिन यही सब चलता रहा। एक दिन वो सो रहा था। दिन में तो उसके डोर पर नॉक होता है। वो सोचता है कि मैं तो यहां अकेला रहता हूं, यहां कौन आ गया। तो जैसे गेट खोला तो उसकी सिस्टर थी। वो उसको अपने गेट पर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो उससे पूछता है, तू कोचिंग क्यों नहीं जा रहा है रे? उसके बहन ने उसको बताया कि उसके पापा ने कोचिंग में फोन किया था, मतलब उनके पास फीस के लिए फोन आया था। और जब उन्होंने बात की तो पता लगा कि तू तो सिर्फ एक ही दिन कोचिंग है, उसके से तू कोचिंग जा ही नहीं रहा है। चक्कर क्या है और तू किसी को बता क्यों नहीं रहा है? करण को लगा कि वो बुरी तरह से फंस जाएगा, तो उसको पता था कि उसको अपनी सिस्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। तो वो बहुत तेज तेज उसके सामने रोने लगा। उसने उसको अंदर बिठाया और बोला कि दीदी, मैं क्या बताऊं कि जब मैं जयपुर में स्कूल में आता था, एक लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इतनी बेइज्जती की थी कि मैं जयपुर नहीं रह सकता था। इसलिए मुझे टाइम चाहिए था सेटल होने के लिए, मेरे दिमाग को सेटल करने के लिए। इसलिए मैं कोटा आ गया था। मैं बात किसी को भी नहीं बता सकता था, लेकिन यदि मैं आपको बता रहा हूं तो आप इस किसी को मत बताना। बहुत मुश्किल से मैं यहां पर रह रहा हूं। तो उसकी दीदी भी मूली हो गई, बोलती, तू मुझे तो बता सकता था। ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं पापा से बात करूंगी। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने बैठकर बात की। ठीक है, ला मैं तेरी हेड मसाज कर देती हूं और आज मैं तेरे साथ यहीं पर रुकूं, उसने कहा। ठीक है, तो यही हुआ। वह रात को मतलब खाना वाना खाया। उन्होंने दोनों बहन भाइयों ने बढ़िया से अच्छा बातचीत की। रात भर वहीं पर रही और उसके बाद सुबह वो बोलती है, ठीक है, अब मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूं। मुझे 2 दिन बाद निकलना है और भी बहुत सारे काम है, बट तू चिंता मत कर, मैं पापा से बात कर लूंगी। और अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तू यहां से वापस जयपुर शिफ्ट। उसने बोले, नहीं नहीं, अब मैं मेंटली स्टेबल हो चुका हूं। अब मैं दीदी अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं रेगुलर कोचिंग भी जाऊंगा। सुबह जब उसकी बहन उसके घर चली जाती है तो बाथरूम में जाता और जैसे बा उसे कांच में देखता है एकदम से सारे सिर के बाल गायब है। घबरा जाता है बड़ी तरह से, लेकिन जब वापस देखता है तो उसके सिर के बाल वहीं रहते हैं। और तभी उसके कान में एक आवाज आती है, उसे यहां नहीं रुकना चाहिए था। बस इतनी सी वो आवाज आती है और तभी उसे क्लिक करता है, शिट, वो ये भूल गया था। एक बार कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई है तो उसके आसपास कोई भी लेडी नहीं आ सकती है। उसने फटाफट से अपने चिया जी को फोन किया और जैसे ही फोन उठाया तो उसको पीछे रोने पीटने की आवाज सुनाई देती है। उस बोल क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, यार पता नहीं, जैसे ही तेरे फ्लैट से तेरी बहन आई तो घर पर गैस के ऊपर तवा चढ़ा हुआ था। उसने बिल्कुल गर्म तवे के ऊपर अपने दोनों हाथ ऐसे रख दिए, उसके हाथ बड़ी तरह जल गए हैं। वो बड़ी तरह घबरा गया, बोलता है, अभी आ रहा हूं। उधर से उनके ससुराल वालों ने इनके घर पर भी फोन कर दिया था और इनके घर वाले भी वहां से रवाना हो चुके थे। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके हाथ हाथ पर सब इलाज करवाते हैं, फिर वहां रुकते हैं। लेकिन रात को ये सब लोग करण के फ्लैट पर ही सोने के लिए आ जाते हैं। अब जब ये लोग सब आते हैं तो फिर से रात को करण पिशाच नहीं आती है, लेकिन उसकी फैमिली को वहां पर देखती है और करण को घूरते हुए वो किसी और को नहीं दिख रही होती, लेकिन करण को साफ साफ दिख रही होती और उसको घूरते हुए बहुत ही गुस्से में वहां से निकल जाती। अगले दिन इनके जो मदर फादर थे वापस से चले जाते हैं। उनके सिस्टर ने करण में कुछ भी उन्हें नहीं बताया। उसने समझा दिया था ऐसी कोई बात है, जो भी था वो सेटल थे। उन्होंने भी उसे डिस्कशन नहीं किया कि चलो, सिस्टर ने समझा दिया है। जैसे वो जाते हैं, अगली रात वापस से कम पिशाच नहीं आती है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और पूरी रात में वह उसके शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े घाव नाखून से ने फाड़ सा दिया। उसे बड़े बड़े उसके घाव हो जाते हैं। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को मतलब वो पट्टी पट्टी करवाता है, लेकिन वह किसी से इस बात को शेयर नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या हुआ।
वह यह समझ गया था कि गुस्से की वजह से उसने सब किया है, क्योंकि उसके घर वाले यहां पर आकर रह रहे। लेकिन अब उसको लगने लग गया था कि अगर ये मुझे लेकर इतनी प्राप्तिशील है तो इसका मतलब मैं कभी भी अपनी बहन, माँ या किसी और लेडी के आसपास भी नहीं जा सकता हूं। अब उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन शायद वह बहुत आगे आ चुका था। वह चाहे या ना चाहे हर रात वह वहां पर पहुंचता था, और जो उसे चाहिए था वह करण से जरूर लेता था। चीजें चलती रहीं और धीरे धीरे करण को समझ में आ गया कि वह एक बड़े और गलत मुसीबत के अंदर फंस चुका है। उसे समझ में नहीं आता कि उस मुसीबत से उसको बाहर कैसे निकलना है। और तभी उसको याद आई वापस से उन अघोरियों की। वह वापस से वहां पहुंचता है और जैसे ही वहां पहुंचता है वह अघोरी उसे देखते हुए बोलता है, मुझे पता था तो वापस जरूर आएगा। तुझे ये किताब चुराने की सजा तो मिल ही चुकी है। अब एक काम करना, रात को पूरी तरह तैयार होकर आना, फिर तेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मैं निकाल दूंगा। रात को वह वापस से बिल्कुल निर्वस्त्र होकर पहुंचता है। तैयार होने का मतलब यही था। जैसे वहां पहुंचता है उन्होंने कहा, तूने आधा अधूरा ज्ञान लेकर यह काम करने की कोशिश की। तुझे नहीं पता कि यह काम सुख के द्वारा ही बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और इसीलिए हर दिन यह साधक के साथ इंटरकोर्स जरूर करती है। उन्होंने उसे बिठाया और उसके चारों तरफ मन अभिमंत्रित करके राख से एक घेरा बनाया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। बाबा उसके सामने बैठते हैं और अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, और थोड़ी देर के अंदर उसे ऐसा फील होता है कि उस सर्किल के चारों तरफ कोई बहुत तेज तेज घूम रहा है। वह डर के मारे आंख नहीं खोलता है, और तभी उसको कान में एक आवाज सुनी जाती है, चुपचाप यहां से बाहर निकल जा, वरना तेरी बहन और तेरी मां को तू जिंदा नहीं देख पाएगा। जैसे उसे कान में आवाज सुनने आती है वह घबरा जाता है। उधर से क्योंकि पहले भी एक बार उसकी बहन के साथ वह हरकत कर चुका था, उसे बहुत तेज डर लगता है कि कहीं अगर इस प्रोसेस में उसकी बहन और उसकी मां को छोड़ देता तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। घबराकर उस गोले से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वह गोले से बाहर निकलता है उसकी पूरे शरीर के ऊपर से नाखून के निशान उड़ जाते हैं। कोई उसके ऊपर बार बार खरोच कर रहा हो। इतना देखते हुए बाबा उठते हैं, भस्म लेते हैं और उसके मस्तक पर लगाते हैं, और जैसे वे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं उनके आंखों के सामने एकदम से 7-8 पिशाचिनियां आती हैं, जो उस पिशाचिनी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस हवन की ओर ले जाती हैं। हवन के अंदर डालते ही एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट आता है और करण वहीं बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो बाबा के सामने बिठाए जाते हैं। उनसे बोलते हैं क्या हुआ, और उसे समझाते हैं कि वह अब पिशाचिनी के पाश से मुक्त है। उसने जो खून की आहुति दी थी उससे उसे कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन बाकी पिशाचिनियों को साध रखा गया ताकि कभी मुसीबत में पड़ने वाले लोगों को उनसे छुटकारा मिल सके। उसके बाद वह वापस आया, और उसके बाद भी उसे सपने में पिशाचिनी नहीं दिखाई दी। कुछ दिनों के लिए अपने घर गया, फिर स्टेबल हुआ और फिर से पढ़ाई में ध्यान दिया। 1 साल की तैयारी के बाद वह नॉर्मल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर गया और अब वह इंजीनियरिंग कर रहा है। यही उसकी जीवन की कहानी है। ये स्टोरी हमें किसी फ्रेंड के फ्रेंड ने बताई, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने आप लोगों के साथ इसे साझा किया, चाहे वह प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन इनका मानसिक प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। आपके विचार क्या हैं? क्या वास्तव में करण ने पिशाचिनी को साध लिया था, या फिर यह सिर्फ एक मानसिक भ्रांति थी? मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।